Hello, my dear aspirants. Today, currently वीकली करंट अफेयर्स में आपका वेलकम है। सुपर कलेक्शन जो देता है आपको सिलेक्शन। तो लेट अस कई फील्ड से क्वेश्चंस लिए गए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, और ये हमारा जो सिलेक्शन है ये कहाँ से है भाई? कलेक्शन 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज इंग्लिश लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल अंग्रेजी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस में है 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 12 अप्रैल, 25 अप्रैल। राइट आंसर है 23 अप्रैल, 23 अप्रैल को, क्योंकि 23 अप्रैल को बर्थडे है किसका? इंग्लिश के ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर जो जाने माने नाटककार हैं, और किसी देश में अगर किसी का स्टैंडर्ड मापा जाता है इन द फील्ड ऑफ लिटरेरी, तो उसको सिर्फ उस देश का शेक्सपियर कह दिया जाता है। जैसे अपने यहाँ कालिदास को कहा जाता है कि भारत के शेक्सपियर है। तो उनकी डेथ और मृत्यु, डेथ एंड बर्थ दोनों ही 23 अप्रैल को हुआ था, इसलिए 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और डेज देख लीजिए। 23 अप्रैल को ही वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे भी मनाया जाता है, और 2025 की थीम है द रोल ऑफ लिटरेचर इन अचीविंग SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। द रोल ऑफ लिटरेचर इन अचीविंग SDGs। उसके बाद है 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल क्या है भाई? 24 अप्रैल को हम लोग नेशनल पंचायत राज डे मनाते हैं, और इस बार इसको कहाँ से मनाया गया? तो पीएम मोदी जी ने इस बार, पीएम मोदी पार्टिसिपेटेड इन मधुबनी बिहार, और वहाँ से उन्होंने बिहार के लिए बहुत सारी योजनाएं चालू की है और इम्पोर्टेंस बताया नेशनल पंचायती राज डे। क्यों मनाया जाता है? तो मार्किंग 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एनफोर्समेंट एक्ट, इसी दिन 73वां संविधान संशोधन करके इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उसके बाद है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल मतलब पंजाब नेशनल बैंक ने इस बार अपना 131वां 131st फाउंडेशन डे मनाया। कब? 12 अप्रैल 2025 को। उसके बाद है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इसको रिमेंबर रखिएगा। और 19 अप्रैल एक और डे है। तो 19 अप्रैल को 1975 इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च्ड फ्रॉम रसिया, सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स ऑफ दैट लॉन्च। इस बार 19 अप्रैल 2025 को भारत का पहला सैटेलाइट, भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट जिसका नाम आर्यभट्ट था, उसको कहाँ से छोड़ा गया था? रसिया से। वो उसकी 50वीं लॉन्चिंग ईयर मना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 19 अप्रैल 1975 को ये छोड़ा गया। रिमेंबर इट ऑलवेज। और 26 अप्रैल वर्ल्ड वेटेनरी डे मनाया जाता है, और इस बार की थीम है 2025 की एनिमल हेल्थ टेक्स ए टीम। एनिमल हेल्थ टेक्स ए टीम, रिमेंबर इट ऑलवेज। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जो हमें आपको रिमेंबर रखना है, और आपको भी इसको रिमेंबर रखना है। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सिचुएटेड पहलगाम? अभी आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जिसको भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वैसे तो पूरे जम्मू कश्मीर को हम लोग भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं, लेकिन पहलगाम इतना खूबसूरत है कि इसको भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादी हमला हो गया यहाँ पर, और कुल 26 लोगों को मार दिया गया। याद रखिएगा, पहलगाम टेरर अटैक 2019 के बाद ये बहुत बड़ा टेरर अटैक था भारत में। और ये कह रहे हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कुपवाड़ा, पुंछ, रामबन, अनंतनाग। डी राइट आंसर है अनंतनाग। अनंतनाग के जिले में स्थित है पहलगाम, और इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में
बहुत सारे भारत ने बहुत सारे मैंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, सीरीज ऑफ एक्शंस उठाए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंस कर दिया, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया, अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, और पाकिस्तान ने भी उधर शिमला समझौता को रद्द कर दिया, भारत ने भी ताशकंद समझौते को मतलब एक तरह से बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं और पाकिस्तान को कसा जा रहा है, नियंत्रित किया जा रहा है कि ये कंट्रोल करे अपने यहाँ के टेररिज्म को और टेररिस्ट को जो भारत में आकर के बेगुनाह लोगों की मौत करते हैं या मार देते हैं। इसको रिमेंबर रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम टेरर अटैक हुआ है जो जम्मू कश्मीर के कहाँ है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, उसके बाद है वेयर इंडिया विल सेटअप इट्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज। कहाँ स्थापित कर रहा है भारत अपना? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, न्यू दिल्ली एंड यूके, मतलब उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की बहुत जो ड्रीम राजधानी है अमरावती, तो अमरावती में भारत अपना पहला फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज इस्टेब्लिश करेगा। और महाराष्ट्र लॉन्चेस पिंक ई रिक्शा स्कीम फॉर वीमेंस एम्पावरमेंट। महाराष्ट्र ने अभी पिंक ई रिक्शा स्कीम चालू किया है औरतों के एम्पावरमेंट के लिए। और वहीं पर थर्ड, जो अभी हिंदी जहाँ पर वहाँ पर मैंडेटरी की गई थी थर्ड लैंग्वेज के रूप में, उसको अब कंपलसरी नहीं किया, मैंडेटरी नहीं रह गई है, तो इसको भी जानते रहिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में। और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 डे इंटरनेशनल बुद्ध धर्म कॉन्क्लेव हेल्ड इन नामसाई अरुणाचल प्रदेश। नामसाई अरुणाचल प्रदेश में इसको अभी इंटरनेशनल बुद्ध धम्म कॉन्क्लेव हेल्ड किया गया, रिमेंबर रखिएगा। और उसके बाद है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में अभी 38th मीट ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ आर्कियोलॉजी वाज हॉस्टेड बाय ASI इन न्यू दिल्ली। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 38वीं मीटिंग सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ आर्कियोलॉजी की माने हेल्ड की गई। इसको भी याद रखिएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया माने पुरातत्व भारतीय पुरातत्व विभाग की 38वीं मीटिंग वहीं पर की गई। उसके बाद है न्यू दिल्ली हो गया। यूके, तो अभी उत्तराखंड में क्या हुआ? तो उत्तराखंड में अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को थी, 30 अप्रैल 2025 को। तो अक्षय तृतीया से वहां पर क्या शुरू किया गया? 4 धाम यात्रा। तो जो 4 धाम हैं उत्तराखंड के, उनके नाम जान लीजिए, कहाँ से यात्रा शुरू होती, कहाँ एंड हो जाती है। सबसे पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। यमुनोत्री का मतलब जहाँ से यमुना जी निकली हुई हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री में ही बंदरपूछ है जहाँ से यमुना जी निकलती हैं। और गंगोत्री में गोमुख से गंगा जी निकलती हैं। और फिर केदारनाथ भगवान शंकर का स्थान, यहाँ पर यात्रा की जाती है। उसके बाद बद्रीनाथ विष्णु जी का स्थल है और यहाँ से यात्रा समाप्त हो जाती है। उसके बाद हेमकुंड साहिब भी कुछ लोग जाते हैं जो कि सिख धर्म से रिलेटेड है। इसको जानते रहे, 4 धाम, मिनी 4 धाम इनको कहा जाता है। ठीक है, वैसे तो भारत के 4 धाम हैं, आप देखते हैं ऊपर में बद्रीनाथ हैं, और पूरब में आपके पुरी है, पश्चिम में द्वारका है और दक्षिण में रामेश्वरम है। इनको आप अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। फिर उसके बाद है भाई, विच कंट्री विल होस्ट 2027 फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप। कौन सा देश भाई करेगा, इसको ऑर्गेनाइज करेगा, होस्ट कर रहा है 2027 का फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप। इसको याद रखिएगा कौन करने जा रहा है। इट विल बी होस्टेड बाय ब्राजील। राइट आंसर है ब्राजील करेगा। ये 10th एडिशन ऑफ द फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप का होगा 2027 का। फर्स्ट टाइम ए साउथ अमेरिकन कंट्री होस्टिंग कर रहा है इसको, और फर्स्ट टाइम 1991 में इसको चाइना ने होस्ट किया था। और हर चौथे साल इसका आयोजन किया जाता है किसका? फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप का। ठीक है, और सबसे ज्यादा विनर इसको कौन रहा इस टूर्नामेंट का? तो USA won 4 times मोस्ट दिस टूर्नामेंट। सबसे ज्यादा विनर रहा है कौन? USA। इसको रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सुपर इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसमें एक नाम है नेपाल का। तो नेपाल को आप जानते रहे कि नेपाल
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट 2 मिलियन मेडिकल एड टू नेपाल फॉर वैक्सीन्स एंड थैलीसीमिया एंड सिकल सेल डिजीजेस। भारत ने 2 मिलियन मेडिकल एड दिया है अभी नेपाल को थैलीसीमिया, सिकल सेल डिजीजेस और वैक्सीन्स के लिए। रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी राजधानी काठमांडू है। 19 जून को जानते रहिए वर्ल्ड सिकल डे मनाया जाता है, और 8 मई माने 8 मई को इंटरनेशनल थैलासीमिया डे मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों डे, जानते रहिएगा। और उसके बाद है भाई इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ अभी भारत सरकार ने अप्रूव किया है कि जो 2025 या अभी जो आगामी जनगणना होगी 2021 वाली जनगणना है, जिसको अभी पेंडिंग में रखा गया है, ये जनगणना जब भी होगी तो उसमें एक तो पहले जानते रहिए कि डिजिटल फॉर्म में होगी, पहली जनगणना है भारत की जो डिजिटल फॉर्म में होगी। और दूसरा, इसमें जातियों को गिना जाएगा, माने कास्ट इन्यूमरेशन विल बी डन। भारत में पहली बार जो जाति जनगणना हुई थी वो अंग्रेजों के ज़माने में हुई थी 1931 में, और अब आज़ादी के बाद पहली बार हो रही है जाति जनगणना। कब? 2000 माने जब 2025 से 26 में जब भी हो ये जनगणना होगी, तो उसको आप जानते रहिए, क्योंकि 2021 वाली जनगणना पेंडिंग चल रही है, पहले ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। अब जब भी सरकार कराएगी तो उसमें जातियों की गणना की जाएगी कि अपनी जात आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद है, हाँ, यहाँ पर ये समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया था ना कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, टू व्हिच एजेंसी विल प्रूव इन पहलगाम टेरर अटैक। कौन सी एजेंसी है भारत की जो इस टेरर अटैक की जांच करेगी? एनआईए, सीबीआई, रा, सीआईडी। तो देखिए राइट आंसर अपने यहाँ कहीं भी टेरर अटैक हो कहीं से भी भारत को, तो उसके लिए एक ही एजेंसी है जिसका नाम है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, जिसकी स्थापना की गई थी 26 नवंबर 2008 मुंबई टेरर अटैक के बाद। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है एनआईए, ठीक है। उसके बाद है, अब एनआईए में अगर आप चलेंगे तो एनआईए द शेड्यूल, इसके शेड्यूल मतलब इसके कौन कौन से अपराध में ये जांच कर सकती है। तो द शेड्यूल ऑफ द एनआईए एक्ट लिस्ट्स सेवरल एक्ट्स सच एज द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, द यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, द एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982। और फंक्शंस क्या है एनआईए के? तो एनआईए एक्ट ऑफ 2008 वाज अमेंडेड इन 2019 टू एम्पावर इट। 2019 में इसमें इसके पावर को और बढ़ाने के लिए इसमें माने संशोधन किया गया। द अमेंडमेंट इंक्लूड्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑफेंसेज अंडर शेड्यूल ऑफ द एक्ट। इसमें इतने अपराध को और बढ़ा दिया गया, कौन कौन? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑफेंसेज रिलेटेड टू काउंटरफिट करेंसी और बैंक नोट्स, और मैन्युफैक्चरिंग और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म, ऑफेंसेस अंडर द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908। तो ये आप जानते रहिए। अब थोड़ा सा आपको एनआईए और सीबीआई में थोड़ा सा अंतर बता दें। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसको अच्छे से जानते रहिएगा। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है सीबीआई का। अब सीबीआई जिसको केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहते हैं, देखिए एनआईए जो होती है स्टैट्यूटरी बॉडी एजेंसी है अंडर द एनआईए एक्ट ऑफ 2008, जबकि सीबीआई इज नॉट ए स्टैट्यूटरी एजेंसी, इट डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 से। और इसका हेड कौन होता है? सीबीआई चीफ होता है। और एनआईए का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? तो न्यू दिल्ली में है। और इसका हेड कौन करता है? तो इसका डीजी होता है आप एनआईए। और वैसे देखा एनआईए फंक्शंस अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द एमएचए, माने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करती है, जबकि सीबीआई फंक्शंस अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशंस, इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये कार्य करती है। एनआईए इन्वेस्टिगेट्स इंसिडेंट्स ऑफ टेररिस्ट अटैक्स, फंडिंग ऑफ टेररिज्म एंड अदर टेरर रिलेटेड क्राइम्स। टेरर रिलेटेड सारे क्राइम्स को एनआईए इन्वेस्टिगेट करती है। सीबीआई इन्वेस्टिगेट्स क्राइम्स ऑफ करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेज एंड सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम
अदर दैन टेररिज्म को छोड़ करके करप्शन इस सबसे रिलेटेड ये सब देखती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द एनआईए टू इन्वेस्टिगेट ए शेड्यूल्ड ऑफेंसेस इन एनी स्टेट। किसी भी स्टेट में अगर एनआईए के जो शेड्यूल्ड लिस्ट में है ऑफेंस, कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट ए क्राइम इन एनी स्टेट बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट। लेकिन अगर सीबीआई को ऑर्डर करना पड़े सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पहले उस स्टेट को अनुमति कंसेंट लेना पड़ता है जिसमें इसको ऑर्डर करना पड़ता है। अगर वो स्टेट नहीं देगा तो सीबीआई की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट नहीं कर सकती। एनआईए हैज़ द पावर टू प्रूव टेरर अटैक्स इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विदाउट द परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की इसको परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। एंड SC हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कैन ऑर्डर द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट सच ए क्राइम एनीवेयर इन द कंट्री विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो बिना उस स्टेट के, जिस स्टेट में जांच करना है सीबीआई को, बिना उसके कंसेंट के ऑर्डर कर सकते हैं। यूपीए गवर्नमेंट डिसाइड्स टू इनैक्ट केम इनटू एक्सिस्टेंस ऑन 31st in 2009 एंड अमेंडेड इन 2019। और एनआईए अंडर HMP, तो ये आप जानते रहिएगा। मतलब कह रहे हैं कि यूपीए गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इनैक्ट एनआईए अंडर HM। उस समय होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम थे, जो 31 दिसंबर 2008 को ये माने उसमें आया, अस्तित्व में आया, और अपने फंक्शन इसने स्टार्ट किया था 2009 में, ठीक है, और अमेंडेड हुआ 2019 में, मैंने अभी बताई दिया। अब एक नाम इसमें है, देखो, CID। तो CID क्या होता है? CID इसका मतलब होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। इट इज डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट पुलिस। ये स्टेट पुलिस, हर स्टेट की जो पुलिस है उसके डिपार्टमेंट से ये लोग आते हैं। और HQ ऑफ CID इज इन द पुलिस हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेम स्टेट। जिस स्टेट की CID होती है और उस स्टेट की जहां पुलिस हेडक्वार्टर होता है, वहीं CID का भी हेडक्वार्टर होता है। जैसे हेडक्वार्टर ऑफ CID इन यूपी इज इन लखनऊ एंड हेडक्वार्टर ऑफ CID इन महाराष्ट्र इज इन पुणे। जैसे महाराष्ट्र की जो CID है उसका हेडक्वार्टर पुणे में है, उत्तर प्रदेश के जो CID है उसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसको आप जानते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है यहाँ पर नाम आया रा का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये विदेशों में फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया, माने फॉरेन विदेशी खुफिया विभाग है। वैसे तो भारत का देश का एक खुफिया विभाग है, देश की खुफिया एजेंसी है रा, और ये विदेशों में भारतीय हित को देखती है कि भारतीयों के खिलाफ कोई षड्यंत्र या कोई माने नुकसान तो नहीं पहुंचाने की बात हो रही। तो रा, जब भी कोई पकड़ा जाता है भारतीय कभी किसी देश में, तो मोस्टली पाकिस्तान या कहीं पर भी, तो उसको रा का ही एजेंट बताया जाता है। इसको जानते रहिए। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी रा की। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके हेडक्वार्टर जो है, हेड हैं, जो चीफ हैं, रवि सिन्हा हैं, ठीक है। इसको आप जानते रहिएगा। तो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया, ये भारत की विदेशों में जांच करने वाली एजेंसी है, खुफिया एजेंसी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से एनआईए के बारे में, सीबीआई के बारे में, रा के बारे में और CID के बारे में, मैंने सबके बारे में आपको बता दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। RBI के डिप्टी गवर्नर अभी किसको अपॉइंटेड क्या किए गए हैं, इनके एक्सटेंशन किया गया है सर, रीअपॉइंटेड किए गए हैं। ये अपॉइंटेड नहीं, रीअपॉइंटेड। तो T रविशंकर, K कस्तूरीरंगन, MGS नारायणन। इसका राइट आंसर है T रविशंकर। भारत में आप जानते हैं कि जो RBI है भारत का केंद्रीय बैंक है, और इसके जो हेड माने गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा हैं। इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, T रविशंकर, पूनम गुप्ता, M राजेश्वर राव एंड स्वामीनाथन जे। ये इसके 4 गवर्नर, उप गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर हैं। इसमें एक नाम है K कस्तूरीरंगन, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे भारत के, जो अभी हाल ही में गुजर गए हैं। जो नई शिक्षा नीति 2020 हमारे देश में चालू है, इसके भी ये अध्यक्ष थे, और अभी हाल ही में पास अवे हुए हैं। फार्मर इसरो चीफ पास्ड अवे इन बेंगलुरु। इनका बर्थ हुआ था 24 अक्टूबर 1940 को एर्नाकुलम केरल में, और डेथ इनका 25 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु में हुआ है। इसरो चीफ रहे 1994 से 2003 तक। ही हेडेड द 9 मेंबर ऑफ NEP 2020। लेटर ही वाज गिवन द चेंज ऑफ द कमेटी दैट ड्राफ्टेड द NCF बेस्ड ऑन NEP 2020। राज्यसभा MP रहे हैं 2003 से 2009 तक, 6 साल का होता है राज्यसभा माने राज्यसभा का MP का कार्यकाल।
पद्म श्री इनको 1982 में, पद्म भूषण इनको 1992 में और पद्म विभूषण 2000 मिला है। के कस्तूरी कमेटी फॉर द वेस्टर्न घाट्स, जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं उसमें इनके कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। और डायरेक्टेड इंडियाज फॉरेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स भास्कर फर्स्ट एंड द्वितीय, कंट्रीब्यूटेड इन PSLV GSLV एंड लॉन्च ऑफ IRS-1A। इन सब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, मतलब एक तरह से एक युग का अंत हो गया है इस महान व्यक्ति की वजह से। और दूसरा नाम इसमें जो आता है MGS नारायणन। तो MGS नारायणन, इनका पहले फुल नाम देख लीजिए, मुतियल गोविंद मेनन शंकर नारायणन था। और ये बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, जो अभी अभी इनकी मौत हो गई। स्पेशली केरला के बारे में, केरला का इतिहास बहुत अच्छा लिखे हैं और 93 ईयर्स में ये अभी गुजर गए हैं। और फॉर्मर चेयरमैन रहे ICHR के, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के। इसको भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है, कह रहे हैं कितने दिनों के बाद, माने कितने सालों के बाद, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स माउंट कैलाश एंड मानसरोवर यात्रा 2025 को फिर से शुरू किया जा रहा है। 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स। राइट आंसर है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स जानते रहिए। माउंट कैलाश यात्रा पहले तो ये जान लिए, माउंट कैलाश जो है वो तिब्बत में है और जो कि चीन के अंडर में आता है। और वहीं पर मैंने मानसरोवर है, एक झील है, यह बहुत पवित्र है क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि भाई शंकर जी का स्थान है माउंट कैलाश। तो यहाँ पर जो यात्रा होगी वो शुरू की जाएगी इस बार 5 साल के बाद, 2020 में। ड्यू टू कोविड-19 एंड गलवान वैली के बाद ये बंद स्थगित, मैंने सस्पेंस हो गया था इसको ऑर्गेनाइजर करता है। द यात्रा इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश विभाग के द्वारा किया जाता है। टाइमिंग फ्रॉम अगस्त 2025, जून से अगस्त 2025 के बीच में की जाती है। और ये जानते रहिए 2 प्राइमरी रूट्स, वैसे भारत के 2 ऑफिशियल रूट हैं, एक उत्तराखंड के लिपुलेख पास से और दूसरा है माने सिक्किम के नाथुला पास से। अब जो उत्तराखंड का है वो रास्ता तो नज़दीक है, लेकिन उस पर ट्रैकिंग, उसकी कठिनाई बहुत है। और जो वहाँ पर नाथुला पास है जो सिक्किम में है, वहाँ से आप बहुत आसानी से, दूर तो है यात्रा लेकिन आप आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा रूट है, नेपाल रूट है, ये थर्ड रूट थ्रू नेपाल इन विच प्राइवेट कंपनीज डू ऑपरेट। अब थर्ड रूट जो है नेपाल से है, चीन और मतलब उसके बीच में, लेकिन यहाँ पर सब प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट करते हैं इसको। ये दोनों जो होते हैं भाई गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल रूट हैं, ये प्राइवेट रूट है, तो इसी के द्वारा कराया जाता है। और एक उत्तराखंड के धारचूला में इंडिया वीविंग स्पॉट इन धारचूला नियर लिपुलेख which will provide a direct live of sight to the sacred peak। इस sacred peak को देखने के लिए, वहीं से दूर से दर्शन करने के लिए धारचूला में भारत सरकार एक माने वीविंग स्पॉट डेवलप कर रही है, आप जानते रहिए। और जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, इज ए सैक्रेड पिलग्रिमेज फॉर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड बॉन फॉलोअर्स। इनके लिए बहुत ही पवित्र मानी जाती है। तो जानते रहिए कहाँ है और कितने सालों बाद ये यात्रा शुरू की जा रही है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कितने रास्तों से जाती है, ठीक। तो एक उत्तराखंड के लिपुलेख पास से और एक सिक्किम के नाथुला पास से, और एक होता है प्राइवेट जो माने नेपाल और चीन के बीच से जाता है। और टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज, हु इज द चीफ ऑफ NSAB। NSAB का फुल फॉर्म होता है, देख लो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। पुनर्गठन 2018 में हुआ था पहली बार, और अब जाकर के 30 अप्रैल 2025 को इसका फिर से पुनर्गठन किया गया है, क्योंकि अभी आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक। और रा के जो पूर्व चीफ थे आलोक जोशी को इसका हेड बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया है। इसको जानते हैं, आलोक जोशी इसमें है। एक नाम इसमें था विनोद कुमार गुंजियाल। ये कौन है भाई? ये हैं IAS ऑफिसर जो कि बिहार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाए गए, बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। और उसके बाद है मधुसूदन साई, ये फिजी के हाईएस्ट अवार्ड इनको दिया गया है फॉर ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए इनको दिया गया है। और एक है मोदी जी, तो मोदी जी के बारे में जान लिए, उन्होंने अभी अभी इनाग्रेटेड फर्स्ट
ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 मुंबई में अभी इनको उसका उद्घाटन किया है। तो ये आप याद रखिएगा। अब थोड़ा सा एनएसबी के बारे में तो इतना बता ही दिया है, तो देखिए एनएसबी क्या है। तो एनएसबी के बारे में देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, यह एक सलाहकारी निकाय है जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को जानकारी प्रदान करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जानते रहिएगा। और इसका गठन मैंने आपको बताया, इसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक असेसमेंट का काम दिया गया है। यह भी तय किया गया है कि एनएसबी महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सलाह देगा। ठीक है, ये सलाह से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है एनएसएबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया था 1998 में, और वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसको याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही हमारा है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है और आप इसके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सबको याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। जो भी मैंने आपको बताया, जैसे आप देख लीजिए इसमें से इंग्लिश लैंग्वेज डे के बारे में, और पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ है बहुत बड़ा है और बहुत सारे कदम उठाए गए हैं भारत के द्वारा पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। फिर 2027 का फीफा वीमेंस वर्ल्ड कहाँ पर होगा, भारत का पहला फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा, कौन सी एजेंसी पहलगाम टेरर अटैक को जांच करेगी, और उसके बाद मैंने एनआईए, सीबीआई, रा एंड सीआईडी सबके बारे में बेसिक आपको बता दिया है। और फिर कौन डिप्टी गवर्नर बने आरबीआई को, और कस्तूरी रंगन अभी जो, तो ये था कुल कलेक्शन। और फिर उसके बाद आपको मैंने बताया कि कैसे माउंट कैलाश मानसरोवर बहुत ऐसी लेक है माउंट जहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, जैसे हमारी सिंधु हुई, ब्रह्मपुत्रा हुई, ये सब यहीं से करीब करीब, और माउंट कैलाश से जो बर्फ़ें पिघलती हैं, लेक बहुत बड़ी लेक है। तो यहाँ पर से इसके बारे में हमने बात की है, जो तिब्बत में है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत पवित्र है, लेक है ये। उसके बाद है एनएसएबी के बारे में मैंने आपको बताया है, इसके चीफ कौन बनाए गए हैं, इसका जो अभी पुनर्गठन किया गया है, इसको फिर से एक तरह से रिफॉर्म किया गया है, ये सारी चीज़ें रही हैं। तो आप इतना ही पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी जानकारी जो होगी तो नेक्स्ट वीक में लेकर के जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और कीप स्माइलिंग, कीप रीडिंग, कीप प्रोग्रेसिंग ऑलवेज इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।